नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग है और राइज सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं 4006 40A का 6वें टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन है वो अपन करने जा रहे हैं आज के पेपर में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय हिस्ट्री है। भारतीय इतिहास में कला संस्कृति को भी शामिल किया गया है। 15, 50 और 10 इस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है। सेकंड जो पार्ट है वो एथिक्स या नीति शास्त्र का है और जो थर्ड पार्ट है इसमें वो इंडियन पॉलिटी का है। तो देखते हैं पहले त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा के लिए अगर आपने सुना हो तो फेमस जो है वो नटराज जो मूर्ति है, कृष्ण जी नटराज जो मूर्ति है शिव जी की नृत्य करती हुई जो प्रतिमा है नटराज, उसमें त्रिभंग मुद्रा को दर्शाया गया है। अब क्या होती है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक मुद्रा है, एक विधा है, इसमें घुटने, कूल्हे और कंधे तीनों पर मोड़ जो है वो दिखाई देता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका? एग्जाम्पल नटराज प्रतिमा शिव जी की, इसका एग्जाम्पल है। सेकंड क्या आएगा? रागमाला पेंटिंग। अब रागमाला क्या है? रागमाला बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भारत में जो आपकी 6 ऋतुएं हैं उन 6 ऋतुओं को 6 रागों में कन्वर्ट करके उन ऋतुओं के अनुसार रागों को बनाने की एक क्या है, चित्रकला है, जो 16 से 17वीं शताब्दी के मध्य में लघु चित्रकला है। ऋतुओं से संबंधित जो संगीतमय राग हैं उनको मनोदशा, छंद, देवता के अनुसार चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। आगे देखते हैं पट्टचित्र किसे कहते हैं। अब पट्टचित्र देखिए कहाँ का है ये। बेसिकली 2 क्षेत्र हैं आपके, बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत का और उड़ीसा। इन 2 क्षेत्रों में पट्टचित्र की जो चित्रकला शैली है ये फेमस है। पट्टचित्र में बंगाल वाला जो है, पश्चिम बंगाल वाला जो है, इसमें काली माता को समर्पित चित्रकलाएं बनाई जाती हैं। तो इसमें 2 आती हैं, एक तो काली घाट और पट्ट दुर्गा पट्ट। और जैसा कि आपको पता है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या आता है, उड़ीसा में आपके हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ पट्ट जो है वो कहाँ बनता है, आपके उड़ीसा में बनाया जाता है। अब क्या विशेषताएं हो जाएंगी इसकी? ये धर्म और पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर चित्रित किए जो चित्रण है उसको किया जाता है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का पट्टचित्र, बंगाल में काली घाट और दुर्गा पट्ट जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखते हैं कलमकारी। अब कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक बहुत फेमस पेंटिंग है, चित्रकला स्टाइल है, जिसमें हाथ से क्या किया जाता है, कपड़ों पर हाथ से चित्र निर्मित किए जाते हैं। कहाँ की है ये? अब देखो कुछ चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताया है, जब ओपन एंडेड है तो एक तो प्लेस बताना है, ऐसे क्वेश्चंस में प्लेस बता दो कहाँ का है, विशेषता क्या है, और कुछ विशेष आयाम है तो उनके बारे में आप डाल सकते हो। अब जैसे इसमें आपके एग्जाम्पल डाल दीजिए। इसमें 2 शैलियाँ फेमस है, एक तो मछली पट्टनम शैली है ना, और दूसरी जो शैली है वो कौन सी वाली फेमस है? इसमें आपकी श्री कालाहस्ती शैली। तो ये 2 शैलियां हैं जो इसमें काम करती हैं कलमकारी के अंतर्गत। फिर बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है बच्चों? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा इनका जो पीरियड है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। एक और चीज, अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं से जो भी क्या मिला है, अजंता की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं, 9 जो बौद्ध गुफाएं मिली हैं उनसे मिलती जुलती बौद्ध गुफाएं हैं। ये 9 नंबर है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। इतना डालना है। फिर है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी आपने सुना होगा, एक फेमस आर्टिस्ट है जिनका नाम है कल्हण कश्मीर, और कश्मीर के कल्हण जी के द्वारा लिखी गई क्या है, ये रचना है। इसमें कश्मीर और आसपास के राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखा गया पहला ग्रंथ माना जाता है इसको, संस्कृत भाषा में है और संस्कृत में लिखा गया पहला ग्रंथ भी माना जाता है। फिर आता है मज़्म उल बहरीन। मज़्म उल बहरीन। अब देखो मज़्म उल बहरीन क्या है? एक दारा शिकोह आपने सुना है। दारा शिकोह की क्या हो जाएगी? ये दारा शिकोह की रचना है। कौन है दारा शिकोह? शाहजहां के सुपुत्र हैं साहब दारा शिकोह जी, जो क्या हो रहे मज़्म अल बहरीन की रचना करते हैं। इसमें सूफीवाद, वेदांतिक जो आपके विचार हैं, रहस्यवाद है, बहुलवादी संबंध इत्यादि के बारे में जानकारी जो है वो इसमें मिलती है ना। तो ये दारा शिकोह ने लिखी है। आप पीरियड डाल सकते हैं, 1655 की रचना है। आगे प्रतीत्य समुत्पाद। अब देखो प्रतीत्य समुत्पाद है किसका? बौद्ध धर्म का।
या बुद्ध की जो आपके क्या बोलते हैं, बुद्ध की जो शिक्षा है उनमें से एक माना जाता है प्रतीत समुत्पाद, जो दुख को क्या मानता है, दुख को क्या मानता है, कारण चक्र से जोड़ता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण के उपाय, ऐसा प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत हो गया। फिर आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को ही अपन वेदांत सूत्र भी कहते हैं, है ना। और जो वेदांत सूत्र है, रचना कब हो रही है इसकी, 400 से 450 जो ईस्वी है इसके आसपास इसकी रचना की जाती है। और किसके द्वारा किया गया है, दो व्यक्ति हैं, बादरायण और व्यास जी, वेद व्यास जी, है ना, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। संस्कृत का पाठ है, संस्कृत में लिखा गया है, पीरियड से ही आपको अंदाजा लग सकता है। ठीक है, आगे देखिए, जपजी साहिब। अब साहिब है, कौन लिखेंगे, गुरु नानक देव जी के द्वारा जो आज चलती है गुरु ग्रंथ साहिब, उस गुरु ग्रंथ साहिब का प्रारंभिक रचना है, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रारंभिक ये रचना है आपकी जपजी साहिब। इस पे क्या किया जाता है, सिख धर्म की दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल इस पाठ में मूल सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। इतनी सी कहानी है। फिर आता है पाठवी। दिल्ली सल्तनत में अमीर खुसरो को संगीत का आधार निर्माता घोषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अमीर खुसरो आधार निर्माता कैसे बनेगा संगीत का, एक तो क्या कर रहे हैं ये देखो, मुगल सम्राट, एक सेकेंड, अमीर खुसरो जो है वो 14वीं और 15वीं शताब्दी के जो है वो क्या बन जाएंगे, एक फेमस कलाकार हैं। किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ये, एक तो कव्वाली को बहुत बढ़ावा देते हैं, कव्वाली के अलावा और क्या जाएगा, ये सितार वाद्य यंत्र को बढ़ावा देते हैं, तबला निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और क्या जाएगा, इसके अलावा तराना गायन शैली जो है वो उसकी शुरुआत करने वाले बोले जाते हैं। और ईरानी संगीत के जो मिश्रण है, भारतीय संगीत पर ईरानी संगीत का जो प्रभाव है वो पहली बार इनके काल में ही या इनके द्वारा ही देखने को मिला, लाया गया। तो ये सब आ जाएगा। मुगल काल में संगीत के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रारंभ है वो करता है मोहम्मद शाह, क्योंकि आपने सुना होगा औरंगजेब तक तो संगीत की कोई बात ही नहीं है, वो तो कट्टर विरोधी है। मोहम्मद शाह जो है वो इसको प्रारंभ करेंगे। 1719 से लेकर 1748 तक के जो पीरियड है, इस पीरियड में इसका विकास होगा। एक और विशेषता, इन्होंने क्या लिखा, रंगीला पिया, रंगीला पिया उपनाम से इन्होंने काफी सारी खुद की भी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके काल में नेमत खान है, और कौन है, सदारंग खान है, और कौन है, अदारंग खान है। ऐसे प्रमुख संगीतकार इनके काल में जो है वो क्या करते हैं, इनके काल में विकसित होंगे, फले फूलेंगे। इनमें तराना, दादरा, गजल शैली जैसी जो शैलियां हैं संगीत की वो विकसित होती हैं। इसी समय ठप्पा है, ठुमरी है ना, टप्पा, चैती, ऐसी शैलियां भी विकसित की जाती हैं इनके काल। आगे देखें, मौर्य स्तंभ मेसोपोटामिया के स्तंभों से किस प्रकार से भिन्न थे। एक तो मौर्य स्तंभ की विशेषता है कि ये एकाश्मक पत्थर के बने हुए हैं, ये हम पहले भी जानते हैं। एकाश्मक का मतलब क्या होता है, एक ही पत्थर को काटकर संरचनाएं बनाई जाती हैं, दैट इज एकाश्मक। जबकि यहाँ पर विभिन्न खंडों को जोड़कर क्या बनाया गया है, आपके मेसोपोटामिया में विभिन्न खंडों को जोड़कर क्या बनाए गए हैं, पिलर बनाए गए हैं। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, अब चूंकि ये एकाश्मक में है तो हम देखेंगे कि चिकनी सतह वाले स्वतंत्र स्मारक होंगे, इनमें विस्तृत आकृतियों का अभाव है, विस्तृत आकृतियां नहीं मिलेंगी, वो इसका पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि खंड जोड़ जोड़कर बनाए गए हैं तो विस्तृत आकृतियां पाई जाएंगी। आगे देखें, चैतन्य महाप्रभु कौन है। अब चैतन्य महाप्रभु कौन हो जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म की जो कृष्ण मार्गी है, कृष्ण मार्गी मतलब जो कृष्ण को क्या मानते हैं, अपना कृष्ण को अपना आध्यात्म मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, कृष्ण मार्गी शाखा के क्या हैं, प्रचारक हैं। अब इनकी बात करें तो ये ईश्वर के प्रति गहन प्रेम और भक्ति पर केंद्रित कार्य करेंगे, कीर्तन प्रथा की शुरुआत करेंगे, अनुष्ठानों के माध्यम से पूजा भक्ति की वकालत करते हैं, असीम भावनात्मक प्रेम को मूर्त रूप दिया है। बंगाल में कई लोग उन्हें भगवान विष्णु और कृष्ण के अवतार के रूप में भी पूजते हैं। गोसाई संघ की स्थापना करेंगे। ये सब जो है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए आता है। आगे देखें, महाबलीपुरम के रथ मंदिर से आप क्या समझते हैं। अब देखो महाबलीपुरम है कहां पर, ये आज का है चेन्नई, चेन्नई के पास में महाबलीपुरम में ये पाए जाते हैं। बनाने वाले कौन है इसमें, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन है जो इनको बनाते हैं। और कब बनाते हैं, 630 से लेकर 658 काल में, ईस्वी के काल में इनको बनाया जाता है।
कुल संख्या जो है वो इनकी 8 है। जैसे इसमें कौन आते हैं, जैसे इसमें आपके सबसे पहले इसमें कौन आएगा, धर्मराज रथ आएगा युधिष्ठिर को समर्पित, फिर अर्जुन रथ आएगा, भीम रथ आएगा, नकुल रथ आएगा, द्रौपदी रथ आएगा, पिंडारी रथ आएगा। ये सारे इसके कुछ प्रमुख रथ हैं। धर्मराज रथ जो है वो सबसे भव्य है, सबसे बड़ा है, पृथक है, अलग है। इसके अलावा ये मंदिर प्राचीन गुफाओं से प्रेरणा लेते हुए विशिष्ट स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नैतिक दुविधा क्या, अच्छा यहाँ से एथिक्स आपका स्टार्ट होता है। और एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों नैतिक दुविधा। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एथिकल डिलेमा। जब आपके पास में दो विकल्प हों और दोनों ही विकल्प कैसे हों, दोनों ही विकल्प में आप क्या रहें, कंफ्यूज रहें कि किसको चूज किया जाए, ये कहलाता है नैतिक दुविधा। मतलब क्या हो गया, दो असंतोष विकल्पों में के बीच एक विकल्प को चयन करने का जो दबाव है, ये नैतिक दुविधा कहलाता है। आगे देखते हैं सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं कैसे प्रकट होती हैं। अरे बहुत सारी चीजें हैं। कैसे होंगी, विवेक, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जवाबदेही, नीति निर्माण में दुविधाएं इत्यादि का जो है वो सामना करना पड़ता है। आगे देखें निजी कंपनियों में कौन सी नैतिक चिंताएं आम हैं और वे उन्हें कैसे संबोधित कर सकते हैं। अब देखो निजी कंपनियों की नैतिक चिंताएं बहुत सारी हैं। जैसे इसमें हम बात करें तो पारदर्शिता ताक पर रखी जाती है, अभाव रहेगा, जरूरी नहीं है कि वो ओपन दिखाए। निष्पक्ष कार्य परिस्थितियां, जरूरी नहीं है कि अवेलेबल हो। और क्या जाएगा, गोपनीयता और सांस्कृतिक सापेक्षता या सापेक्षवाद। अरे भाई किसी एक धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी और दूसरे धर्म को भी माने, इत्यादि जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए प्रशासन में नैतिक दुविधा को हल करने की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, कैसे करेंगे। एक नैतिक दुविधा को हल करने के लिए जवाबदेही लेकर आएंगे, विधि का शासन लेकर आएंगे, तटस्थ जो एक गुण है आपके प्रशासक का वो लेकर आएंगे, पेशेवर ईमानदारी लेकर आएंगे, पेशेवर का मतलब हो गया व्यावसायिक ईमानदारी लेकर आएंगे, जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाएगा, विचार करने पर बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप समाधान ढूंढना जो है वो ये प्रयास किया जाएगा। सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत कौन कौन से आते हैं, संसाधन तक पहुंच, और क्या आ जाएगा, इसके अलावा समानता, भागीदारी, विविधता, और क्या आ जाएगा, एवं मानवाधिकार। ठीक है, सामाजिक न्याय 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, संसाधन तक पहुंच, समानता, भागीदारी, विविधता और मानव का अधिकार, मानवाधिकार। आगे देखते हैं नैतिक तर्क को परिभाषित कीजिए। अब कैसे करेंगे नैतिक तर्क को परिभाषित, नैतिक निर्णय लेने के लिए नियम, सिद्धांत या परिणामों पर विचार करते हुए कार्यों का आकलन करना और नैतिक निर्णय लेने के लिए उन सिद्धांतों और मूल्यों का अनुप्रयोग करना नैतिक तर्क कहलाता है। नैतिक निर्णय लेने के लिए नियम, सिद्धांत इत्यादि का पालन करना, उनके अनुरूप निर्णय लेना, ये नैतिक तर्क के अंतर्गत आता है। अंतरात्मा की आवाज का महत्व क्या है, अंतरात्मा की आवाज जो आपके अंदर से आती है, अपने अंतःकरण से आती है। अंतरात्मा की आवाज एक आंतरिक नैतिक जो है वो क्या है, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्तियों को उचित और अनुचित के मध्य में जो अंतर है वो स्पष्ट करती है और नैतिक आधार पर निर्णय लेने में सहायता करती है। कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कैसे तैयार हो सकता है, कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। इसमें अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने के लिए व्यक्ति चिंतन कर सकते हैं, मौन का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और खुद को बाह्य प्रभावों और स्वार्थी हितों से मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे भाई चिंतन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, योगा जिसको बोलते हैं अपन, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, इन सब के माध्यम से बेहतर हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक मूल्यों को अपनाने में से आत्मविश्वास और निष्ठा में कैसे योगदान होता है, कैसे मिलेगा भाई। अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं तो इससे उनके कार्य और निर्णयों में क्या आ जाती है, आत्मविश्वास और दृढ़ता बढ़ती है। आत्मविश्वास और निष्ठा और दृढ़ता में क्या होगी, वृद्धि होती है सिंपली। और मूलभूत मानवीय सिद्धांत क्या होते हैं, मूलभूत मानवीय सिद्धांत 7 ऐसे आधारभूत या मूलभूत मानवीय सिद्धांत हैं जो मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे मानवता, निष्पक्षता, और क्या जाएगा बच्चों, इसके अलावा तटस्थता और स्वतंत्रता और स्वैच्छिक सेवा, एकता और इसके अलावा सार्वभौमिकता।
ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं, नैतिक निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। अब नैतिक निर्णय निर्धारण को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मानदंड कैसे प्रभावित करेंगे। देखो, नैतिक निर्णय लेना विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इसमें मानव के जो खुद के नैतिक मूल्य वो भी शामिल होंगे और सामाजिक मानदंड भी शामिल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए व्यक्तिगत नैतिक मूल्य और सिद्धांत, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सब इसमें शामिल होंगे। संगठन या संस्थागत नीतियां और आचार संहिता भी इसमें भाग लेती हैं। जैसे विविध विधिक जो ढांचा है, नियम है, आर्थिक विचार और वित्तीय दबाव है, सहकर्मी और सामाजिक दबाव है, व्यक्तिगत भावना है, सहानुभूति है, ये सब जो है वो उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन में जवाबदेही के प्रमुख लाभ क्या हैं और सरकार के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने में शामिल प्रमुख हितकारक, प्राथमिक हितधारक कौन कौन होंगे। पहले तो शासन में अगर जवाबदेही आती है तो एक तो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है वो कायम रहेंगे, बने रहेंगे। कार्यों के लिए उत्तरदायित्वता सुनिश्चित होगी। उपचारात्मक उपाय जो है वो प्रदान किए जाएंगे। जनता का विश्वास बढ़ेगा। नियंत्रण और संतुलन के लिए निकाय स्थापित होंगे। और क्या शामिल हो जाएगा इसमें, जवाबदेही में हितों की मतदाता के रूप में नागरिक शामिल होते हैं। ये सब इसके पार्ट हो गए। अब देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल है। एक तो नागरिक आ गए, और कौन सा हितधारक आ जाएगा। इसके अलावा करदाता जो सार्वजनिक धन के कुशल और वैध उपयोग की उम्मीद करते हैं। एक कार्यात्मक और भरोसेमंद सरकार बनाए रखने के लिए जवाबदेहिता इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। किसी संगठन के भीतर नैतिक संहिता और आचार संहिता अपनी भूमिकाओं के दायरे में कैसे भिन्न होते हैं। अब देखो, नैतिक संहिता और आचार संहिता, आचार तो बताती है आचरण के बारे में कि आचरण आपका कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, निर्णय लेने को नियंत्रित करता है नैतिकता। ये तो निर्णय निर्धारण को नियंत्रित करता है और उसके अनुपालन को नियंत्रित कौन करेगा, आचार संहिता। मतलब लागू कैसे किया जाएगा, नियमों पर कैसे काम किया जाए, क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा, वो ये करेगा। कार्यों को नियंत्रित करता है, मतलब मुख्य बल किस पर होगा, मूल्यों और सिद्धांतों पर, यहाँ पर उसके क्रियान्वयन पर, नीतियों पर। साक्षीगण कौन होंगे, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। किसी संस्थान की गतिविधियों में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा। ये सामान्यतः केवल कर्मचारियों के लिए होता है जो उससे संबंधित होंगे। विशेषता क्या है, व्यापक होगा। कौन, नैतिक सिद्धांत या नैतिक जो आपकी संहिता है वो व्यापक होती है, गैर विशिष्ट होती है, कर्मचारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यहाँ पर आवश्यक, स्वीकार्य है, निषिद्ध कार्यों के बारे में जानकारी दी, कौन सा नहीं कर सकते वो सब इसमें आता है। चलिए, नैतिक संहिता व्यक्तियों को नैतिक निर्णय लेने में कैसे मार्गदर्शन करती है और इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं। कैसे मार्गदर्शन करेगी भाई, नैतिक संहिता में निर्णयों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य आएंगे। विशिष्ट कार्यों के बजाय व्यवहारिक संबंधी, व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित करना शामिल होगा। इसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता जैसे सिद्धांत शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, नैतिक दुविधाओं का सामना करने पर एक सिविल सेवक मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता का सहारा ले सकता है। वह अखंडता, निष्पक्षता, पेशेवर दक्षता, गोपनीयता इत्यादि पर कार्य कर सकता है, इत्यादि पर बल दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं, नैतिकता की हानि के संदर्भ में हानि के व्यापक परिणाम क्या हैं। क्या व्यापक परिणाम होंगे, अगर नैतिकता का क्षय क्या होता है पहले तो वो पढ़ेंगे। नैतिकता के क्षय से मतलब जब नैतिकता के अनुरूप अगर आप क्या नहीं करें, कार्य ना करें, तो वो नैतिकता का क्षय माना जाता है। अब नैतिकता का क्षय व्यापक परिणाम लिए हुए होता है, जिसकी अभिव्यक्तियां कैसी हो सकती हैं, ये व्यक्ति को, समाज को, संगठन को, राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जैव नैतिकता को, पर्यावरण इत्यादि को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं इसमें, व्यक्तिगत स्तर पर यदि नैतिकता की क्षय होता है तो इससे क्या होगा, अपराध बढ़ेंगे, घरेलू हिंसा बढ़ेगी, सार्वजनिक स्थलों पर अशोभनीय आचरण जो है वो बढ़ जाएगा, आपराधिक तत्वों की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा, जो कमजोर पारिवारिक संरचना है वो कैसी हो जाएंगी, और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएंगी, पारिवारिक संरचनाएं कमजोर हो जाएंगी। माता पिता और जो वरिष्ठ जन है उनके सम्मान में कमी आ जाएगी। नशीले पदार्थों का जो व्यसन है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्षेत्रवाद, जातिगत जो संघर्ष है उनमें अभिव्यक्त होगा। ऐसे ही संगठन के स्तर पर यदि नैतिकता का क्षय होता है तो क्या बढ़ेगा, संगठन के स्तर पर यदि नैतिकता का क्षय होता है तो इसमें क्या बढ़ेगा, भाई भतीजावाद बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, असमानता बढ़ेगा, विश्वास में कमी बढ़ेगी, है ना, और अक्षमता और कार्य संस्कृति के टूटने में बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक स्तर पर यह त्रिशंकु संसद, व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, गठबंधन सरकार इत्यादि बना सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या आएगा, विश्वासों में कमी आएगी, संघर्ष बढ़ेंगे, विवाद बढ़ेगा, और क्या होगा,
अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ये सब जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाएगा। तो ये आपका एथिक्स है। आगे देखते हैं, पहचान की राजनीति। पहला जो पार्ट है वो किसकी बात करता है? पार्ट 3 में पहला क्वेश्चन है आपके, पहचान की राजनीति। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर राजनीति करना, मतलब विशिष्ट पहचान से जुड़ी राजनीतिक जो गतिशीलता है उसके इर्द गिर्द घूमती है पहचान की राजनीति। इसमें नस्ल आ सकती है, राष्ट्रीयता आ सकती है, धर्म आ सकता है, लिंग आ सकता है, जाति आ सकती है, सामाजिक पृष्ठभूमि आ सकती है, वो सब इसमें शामिल है। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति जी रोहिणी आयोग। पहली बात तो 2017 में इसको बनाया गया है और ये बेसिकली बनाया गया था ओबीसी में, अन्य पिछड़े वर्ग में एक उप वर्ग जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, जो जाति समूहों के आधार पर आरक्षण लाभों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया था। आगे देखते हैं, गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग क्या है? गुलाबी गैंग एक महिला है, संपत पाल देवी। संपत पाल देवी, इनके द्वारा 2006 से ही चलाया जा रहा है। क्या है? एक महिला निगरानी समूह। और ये महिला निगरानी समूह क्या करता है? ये 3 लाख से अधिक महिलाओं को, और इस समूह का 3 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल करते हुए ये उनको सशक्तिकरण, हिंसा का मुकाबला करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ना इत्यादि करना सिखाता है। एसआर मुंबई मामला। अब देखो इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कैसे परिभाषित की गई है। एसआर मुंबई मामला है 1994 का। इसमें कहते हैं कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो कैसा होगा? भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये सकारात्मक है। मतलब सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ? यहां पर नास्तिक और आस्तिक दोनों रहने की स्वतंत्रता है, और आस्तिक में भी आप सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेंगे? बढ़ावा दिया जाएगा, सभी धार्मिक समूहों का समर्थन किया जाएगा, किसी एक को नहीं, सबको साथ में लेकर चला जाएगा। ये आपका आता है एसआर मुंबई मामले में। आगे देखते हैं, खम या खाम की राजनीति। ये कहां की है बच्चों? ये स्टार्ट किया गया है माधव सिंह सोलंकी जी के द्वारा। और कहां करते हैं? खम या खाम की राजनीति ये गुजरात में स्टार्ट की जाती है माधव सिंह के द्वारा, जिसमें प्रारंभ में कोली, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम के साथ में, और बाद में पटेलों को भी क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। इसमें गुजरात में विशिष्ट जाति समूहों पर ध्यान देकर वोट बैंक की राजनीति बनाई गई, की गई। आगे देखते हैं, लवकुश गठबंधन और एमवाई समीकरण जैसे जाति आधारित समीकरणों ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में क्या भूमिका निभाई है? देखो लवकुश तो किसका है? ये तो है नीतीश कुमार का समर्थन करने वाला समूह, जिसमें कौन आते हैं? आपके कुर्मी आते हैं, और कौन आते हैं इसमें आपके कोयरी आते हैं, और जो एमवाई है वो मुस्लिम और यादव का समूह है, जो लालू प्रसाद यादव को या लालू यादव को क्या देता है? समर्थन अपना प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको डालना था। आगे देखते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी रिसेंटली आया है 2023 में ही। कौन से नंबर का है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और क्या करता है? 33% आरक्षण देगा। किनको? नारी को। कहां देगा? लोकसभा में और राज्य विधान मंडल में या स्पेशली सभा में। इसमें एक और चीज कि ये जो 33% आरक्षण है कब से स्टार्ट होगा? ये आगे जाकर अभी आगे 30 से स्टार्ट होने वाला है। आगे देखते हैं, भारत में नागरिक समाज संगठनों के कुछ उदाहरण दीजिए। अरे काफी सारे हैं। ग्रीन पीस इंडिया डाल दीजिए। और क्या जाएगा इसमें आप टीचर फॉर इंडिया डाल दीजिए, या टीच फॉर इंडिया डाल दीजिए। और क्या जाएगा इसमें? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका इंडिया का वर्जन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया डाल दीजिए। ये इसके उदाहरण आ जाएंगे। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक क्या होंगे? प्राथमिक कारक? इसमें जाति आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, वर्ग आ जाएंगे, क्षेत्रीय मुद्दे आ जाएंगे, राजनीतिक संबद्धता आ जाएगी, और उम्मीदवार की विश्वसनीयता आ जाएगी, सामाजिक आर्थिक स्थितियां इत्यादि शामिल होंगे। आगे, भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं? अब देखो आपने सुने होंगे इसके बारे में। कुल इसके 3 मानदंड हैं। या तो 4 लोकसभा सीट जीत जाए और साथ में 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त कर ले। दूसरा, 3 राज्यों में सभी लोकसभा सीटों में से 2% प्राप्त कर ले। इसके अलावा 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ऐसा अगर कोई है तो वो क्या बन जाएगा? आपके इनमें से कोई एक मानदंड को भी पूरा करे
तो वो राष्ट्रीय दल बन जाता है। भारत में राजनीति में धर्म के उपयोग को विनियमित और नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून कौन कौन से हैं? अब देखो, धर्म के उपयोग को विनियमित कौन करता है? सबसे पहले तो आ जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। कब का है ये? 1951 वाला है जो इसको डील करता है। और क्या आ जाएगा इसमें? यूसीसी आदर्श मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, दल बदल विरोधी कानून, और भारतीय दंड संहिता जो न्याय संहिता के नाम से भी बन रही है, ये भी आ जाएंगे। भारतीय राजनीति में धर्म को कैसे एक योजक और विभाजनकारी कारक माना जाता है? राजनीति में धर्म को एक योजक और विभाजनकारी कारक कैसे माना जाएगा? भाई, राजनीति में धर्म की भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जब सकारात्मक होगी तो इसमें अंतर धार्मिक संवाद के माध्यम से सामाजिक एकरूपता, एकजुटता को बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़कर एक फ्रंट पर लाने की बात की जाएगी। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व, नीति प्रभाव को प्रोत्साहित किया जाता है। और अगर ये नकारात्मक हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाए तो बांटने का काम करेगा, समाज को विभाजित करेगा, और क्या करेगा? समाज में जो हिंसा है उसको बढ़ावा देगा। ये सब आ जाएंगे। आजादी के बाद से भारत में जनजातीय समूहों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी कैसे विकसित हुई है? देखो, आजादी के बाद की बात करेंगे तो कौन आता है? अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले आदिवासी समुदायों को ऐतिहासिक रूप से राजनीति में कहां पर रखा गया है? हाशिए पर रखा गया है। संविधान इनको आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन प्रारंभ में इनके प्रभावी प्रतिनिधित्व का अभाव था। आरक्षण किसमें मिलता है? अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण दिया जाता है। कहां पर? शैक्षणिक संस्थानों में। लेकिन राजनीति की बात है तो 15(5) कहां पर आ जाएगा? लोकसभा में और आपके राज्य विधान सभाओं में आरक्षण की बात करता है जनजातियों के लिए। आगे देखते हैं। शिक्षा, आय, अवसर इत्यादि सीमित पहुंच के कारण उनकी भागीदारी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बाधित रहेगी। ये सब डालना था। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लगातार कम प्रतिनिधित्व को प्रभावी ढंग से कैसे हल कर उसकी सक्रिय भागीदारी और प्रतिनिधित्व बाधा डालने वाली चुनौतियों को दूर करने के हेतु किन विशिष्ट रणनीतियों नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? कौन कौन सी ऐसी नीतियां हैं? तो देखो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा कम रहा है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं, कुल सदस्यों में से महिलाएं केवल कितनी थी? 17वीं लोकसभा में हैं, लोकसभा में कितनी थी महिलाएं? 14.44%। ठीक है। जबकि टोटल संसद की बात करेंगे तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? आपकी 10.5% हो जाएंगी। चलिए, राज्य विधानसभाओं में औसतन कितनी महिलाएं हैं? 9% जो है वो विमेन जो है वो इसमें कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी मामले में भारत की रैंकिंग जो है वो कई पड़ोसी देशों से भी कैसी रही है? पीछे रही है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आ जाएंगी? पितृसत्तात्मक मानसिकता आ गई, शिक्षा का अभाव आ गया, उनको एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिला है, प्रॉपर क्या है उनमें राजनीतिक रूप से एक्सपीरियंस, अनुभव का अभाव माना जाता है। और क्या आ जाएगा? राजनीतिक दलों का कम प्रतिनिधित्व आ जाएगा, उनका हिंसा उत्पीड़न आ जाएगा, असमान अवसर आ जाएंगे, जैसे रूढ़ी इत्यादि जो है वो आपकी संरचनात्मक बाधाएं आ जाएंगी जो इनकी भूमिकाओं को कम करते हैं। अगर चुनौती से निपटने की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण हो गया, राजनीतिक दलों के द्वारा महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना हो गया, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजनाएं हो गई, स्थानीय महिला नेताओं को प्रोत्साहित करना हो गया, राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करना हो गया। ये सब इसमें शामिल हो सकता है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आई गैस, भारतीय राजनीति में भाषा और वर्ग की भूमिका से जुड़े प्रमुख कारक और जटिलताएं क्या क्या हैं? अब देखो, किस किस की बात कर रहा है? भाषा और वर्ग की भूमिका। भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा और वर्ग की भूमिका विभिन्न कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया जो है वो क्या करती है? प्रस्तुत करती है। जैसे अगर भाषा की बात करें तो बहुसांस्कृतिक ताने बाने से उपजी भाषाई जो विविधता है वो राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भाषा के रूप में हिंदी के चयन को विशेष रूप से दक्षिण भारत में क्या किया जाता है? विरोध करना पड़ता है, उसका विरोध का सामना करना पड़ता है, चुनौती दी जाती है दक्षिण भारत में। इसके अलावा भाषाई प्रभुत्व पर चिंताओं, जो भाषाई प्रभुत्व पर क्या दर्शाएगा? चिंताएं दर्शाएगा। हर राज्य की अपनी खुद की एक भाषा है ना? तो और इसमें क्या हो जाएगा? भाषा भी एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन जाता है। जैसे बिहार में उर्दू की मान्यता मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाली क्षेत्रीय भाषा असमानताओं में से एक हो सकती है। ऐसे ही जब वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग और जाति
वर्ग आधारित आंदोलन, राजनीतिक दल अलग अलग जो क्षेत्र हैं उस पर अलग अलग रूप से कार्य करते हैं। ये वाले जो क्षेत्र आपको इसमें दर्शाना था। तो ये आपके डिस्कशन है, आई होप समझ में आया होगा। कीप कंटिन्यू, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम लोग आपके साथ में हैं, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।